वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस फॉर अनदर वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे जो हमारे मेथड्स लग रहे थे उनकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, और दूसरी चीज रेट ऑफ रिएक्शन को कितने प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होती है बेटा? अभिक्रिया की दर का मतलब ये है कि वह दर या वह रेट या वह वेलोसिटी जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। या तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है और फिर उत्पाद की बढ़ रही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें होता क्या है कि अभिकारक की सांद्रता तो धीरे धीरे घटती चली जाती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, R कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर, रिएक्टेंट जो है वो बना रहा है प्रोडक्ट, तो होगा क्या, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होते ही अभिकारक की सांद्रता R की सांद्रता धीरे धीरे घटेगी और P की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। तभी तो हमारा कोई पुराना पदार्थ नए पदार्थ में कन्वर्ट होगा। जब एक की सांद्रता घटेगी तभी तो दूसरे की बढ़ेगी। अब हम इस चीज को एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ बना रहा हूं मैं, समय यानी कि टाइम और कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ठीक है। इन दोनों के बीच में समय, यहाँ पर हमारा जीरो टाइम है, कंसंट्रेशन भी जीरो है, समय भी जीरो। तो स्टार्टिंग में अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती रहती है, घटती रहती है। ये जो सांद्रता थी वो अभिकारक की सांद्रता थी। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होती रहती है, घटती रहती है। और उसी के सेकंड वे में हम कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता भी जीरो समय पर तो जीरो थी, रिएक्शन की स्टार्टिंग में तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो क्या होगी, वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी और वो बढ़ेगी। ये जो हमने सांद्रता लिखी है वो उत्पाद की सांद्रता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में, रिएक्शन की स्टार्टिंग में अभिकारक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फिर वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। और उत्पाद की सांद्रता जीरो होती है स्टार्टिंग में रिएक्शन के, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये ग्राफ हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सांद्रता और समय के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे समय हमारा निकलता जाता है वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी कम होती चली जाती है। अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां नहीं है, वो मैं बताता हूँ जीरो ऑर्डर से क्या है, क्या मतलब है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, अभिक्रिया की दर का क्या मतलब है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कितने प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो कुल मिला के 3 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं अभिक्रिया की दर को। एक तो एवरेज रेट के साथ, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट के साथ और तीसरा इनिशियल रेट के साथ। तो आइए अब हम देखते हैं। तो देखो, अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कितने प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड, जैसे एवरेज रेट, या एवरेज वेलोसिटी, दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस रेट, और तीसरा हमारा जो आता है इनिशियल, प्रारंभिक रेट या प्रारंभिक दर। रेट की जगह हम वेलोसिटी को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा हम 3 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। एवरेज रेट, औसत दर, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर, इनिशियल रेट यानी कि अभिक्रिया की प्रारंभिक दर। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट की। एवरेज रेट है क्या? एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी इसको हम कहते हैं औसत दर। और औसत दर क्या है कि रिएक्शन में प्रेजेंट होने वाले अभिकारक या उत्पाद, अब पता है, ये तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन के अंदर या तो अभिकारक और उत्पाद दोनों प्रेजेंट होंगे। प्रोडक्ट बनेगा कैसे जब रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा, तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम 3 प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट। सबसे पहले समझते हैं एवरेज रेट के लिए। एवरेज रेट क्या कहती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक
या उत्पाद के इकाई समय में यूनिट टाइम में होने वाले परिवर्तन, इसकी सांद्रता में परिवर्तन, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को हम एवरेज रेट कहते हैं और एवरेज रेट को हम डिनोट करते हैं RAB से। R फॉर रेट, A फॉर AB फॉर एवरेज। तो मान लो कोई भी रिएक्शन अगर हम लेते हैं, जैसे एवरेज रेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एवरेज रेट बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये भी लिख सकते हो आप RAB बराबर अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। इस तरह से। और दूसरा तरीका हमारा यह है कि हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं RAB बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना है आपको कि आप ये तो जानते ही हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के अंदर अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटेगी और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अगर आपको एवरेज रेट अभिकारक के केस में निकालना है तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा और उत्पाद के केस में निकालना है तो प्लस का साइन लेना पड़ेगा। यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटेगी। जैसा कि हमने अभी पिछले ग्राफ में देखा था कि अभिकारक की सांद्रता घट रही थी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही थी। उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी इसलिए हमने प्लस का साइन ले लिया। अब सपोज दैट हमारे पास रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन के लिए हमें एवरेज रेट लिखना है। तो बच्चों एवरेज रेट लिखने के लिए RAB अगर आप अभिकारक के केस में लिखते हो, रिएक्टेंट के केस में लिखते हो तो क्या होगा, माइनस डेल्टा R इन ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा जो डेल्टा है वो बता रहा है परिवर्तन के लिए, परिवर्तन को बता रहा है। जो ब्रैकेट आप देख रहे हो इस तरह से, ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को शो करती है, सांद्रता को शो करती है। और किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। तो डेल्टा इन ब्रैकेट R जो हो गया वो हो गया अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और T यहाँ पर लगने वाला समय है। लेकिन T बता किसको रहा है कि समय में परिवर्तन, कितना समय लगा परिवर्तन होने में वो चीज। और इसी तरह से या हम एवरेज रेट को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं RAB इक्वल टू प्लस डेल्टा इन ब्रैकेट P अपॉन डेल्टा T। ऐसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए प्लस का साइन ले लिया। ब्रैकेट दर्शा रहा है कंसंट्रेशन के लिए, डेल्टा दर्शा रहा है परिवर्तन के लिए और डेल्टा T समय में परिवर्तन के लिए। तो जैसे हम अभी कोई केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको कोई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हमें इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट निकालना है, सपोज दैट हमें एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो ये रिएक्शन है A प्लस B साइन ऑफ रिएक्शन C। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दी हुई रिएक्शन के लिए हमें एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट को फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपको पता है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है, तो RAB एवरेज रेट इक्वल टू A की सांद्रता में परिवर्तन माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T बराबर माइनस B की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा B अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लेके अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज रेट लिख सकते हैं। अब मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लूं मैंने एक रिएक्शन ले ली N2 प्लस H2 साइन ऑफ रिएक्शन NH3। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करती है किसका, अमोनिया का। रिएक्शन को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के तीन हैं। अब बेटा एक चीज देखने वाली है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर अभिकारक हैं, NH3 यानी कि अमोनिया यहाँ पर उत्पाद है, लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं 3 और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं 2, सॉरी अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं 2। तो बेटा अब ये क्या होगा, इन्हें हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या रस समीकरण मितीय गुणांक। ये जो हैं
ये रस समीकरण द्वितीय गुणांक है, और एवरेज रेट लिखते समय या इंस्टेंटेनियस रेट लिखते समय हम क्या करते हैं, इनको अपॉन में ले जाते हैं। जैसे इस रिएक्शन के लिए हमें एवरेज रेट लिखना है, तो RAB बराबर माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट N2 अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस, ये जो 3 है ना ये अपॉन में चला जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल के निकालना होता है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं तो अपॉन डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस 1/2। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये उत्पाद है। माइनस क्यों लिया था, ये अभिकारक था। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये भी अभिकारक था। 1/2 डेल्टा इन ब्रैकेट NH3 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम एवरेज रेट लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या। हमने एवरेज रेट को देख लिया, एवरेज रेट को हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। इंस्टेंटेनियस रेट देखो क्या है, हमने अभी एवरेज रेट देखा था, अब इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस, इसको कहते हैं बेटा तात्क्षणिक वेग, और इसको हम कह रहे थे औसत वेग। देखो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। औसत वेग का मतलब है पूरी केमिकल रिएक्शन के लिए कि पूरी केमिकल रिएक्शन को होने में कितना समय लगा, है ना, वो चीज उसका औसत वेग कहलाती है। एवरेज निकालते हैं ना, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करना है, तो आप स्टार्टिंग से आप मान लो 5 घंटे में पहुंचे, 2 घंटे में कितनी चाल से चले, आगे के 2 घंटे कितनी चाल से चले और 1 घंटे कितनी चाल से चले, तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, वो उसका औसत निकल के आ जाएगा। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या मतलब है, जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई कार भेजी गई, तो बेटा कार जो पहुंची यहाँ तक पहुंचने में पूरा जो टाइम लिया, पूरा टाइम लिया और पूरा डिस्टेंस ट्रैवल की, उसका जो हम अनुपात निकाल रहे थे वो तो एवरेज रेट के बेस पे आ रहा था। एक निश्चित पॉइंट पर ही हम उसकी एक्चुअल वेलोसिटी को बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी ट्रैवल कर रही है कार वो लास्ट तक एक ही वेलोसिटी से जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह रिएक्शन की जो वेलोसिटी है लास्ट तक एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन हाँ कुछ निश्चित पॉइंट पर कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि उसकी वेलोसिटी सर्टेन रहती है, तो उस वेलोसिटी को पता करते हैं, वो कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसका मतलब ये है कि निश्चित स्थल पर किसी निश्चित मूवमेंट के ऊपर अभी के लिए जो एक्चुअल वेलोसिटी थी, जो एक्चुअल दर जो थी, वही उसकी इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। और होता कुछ नहीं है, हम औसत दर को क्या कर रहे थे, औसत दर को रिप्रेजेंट कर रहे थे RAB से, इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करेंगे RINS से। ये हमारी इंस्टेंटेनियस रेट हो गई। अब जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है A B, इसके लिए हमें इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना है। अगर हम औसत रेट को कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या था हमारा यहाँ पे RAB इक्वल टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ये तो एवरेज रेट हो गया। एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, माइनस प्लस साइन रिप्रेजेंट करने के लिए सांद्रता घट रही है, इसकी सांद्रता बढ़ रही है। अब हमें इसी रिएक्शन के लिए सपोज दैट इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है, तो क्या होगा माइनस, बेटा सेम प्रोसीजर वही रहेगा, D A की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर प्लस D इन कंसंट्रेशन ऑफ B और dt। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं, चेंज जो हो रहा है वो एक सूक्ष्म समय के लिए हो रहा है, बहुत कम समय के लिए हो रहा है, जिसके लिए हम D यूज करना है, बहुत ही कम समय के लिए। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत कम समय के लिए परिवर्तन हो रहा है, dt जो है वो बहुत कम समय ले रहा है। एक निश्चित क्षण पर, एक निश्चित मूवमेंट पर हम कर क्या रहे हैं, एक निश्चित मूवमेंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, रेट को निकालना है, इसलिए इस रेट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब आइए हम किसी रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम करते क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सपोज दैट हमारे पास रिएक्शन है ये, जैसे रिएक्शन हमारे पास M1A प्लस M2B साइन ऑफ रिएक्शन N1C प्लस N2B, ये केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर A B अभिकारक है, C और D उत्पाद है,
जबकि m1 m2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अभिकारक के, n1 n2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उत्पाद के। तो देखिए हमें इसके लिए इंस्टैंटेनियस रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो RINS इंस्टैंटेनियस रेट -1/m1। मैंने पहले ही बोला था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने भी होते हैं वो अपॉन में चले जाते हैं, dA/dt बराबर, ये भी अभिकारक है तो इसके लिए भी माइनस का साइन नहीं आएगा, -1/m2 dB/dt। अब उत्पाद में पहुंच गए तो प्लस आ जाएगा, +1/m1 dC/dt प्लस 1/n2 d इन ब्रैकेट डी, कंसंट्रेशन है डी की और ये डी जो है वो सूत्र परिवर्तन के लिए बता रहा है dt। तो इस रिएक्शन के लिए जो इंस्टैंटेनियस रेट आएगा वो ये आएगा। अब हम तीसरे टाइप के रेट की बात करते हैं जो कि इनिशियल रेट है हमारा। तो इनिशियल रेट है क्या, इनिशियल रेट की अगर हम बात करें थर्ड टाइप, इनिशियल रेट को हम हिंदी में कहते हैं बेटा, इनिशियल रेट को हम बोलते हैं प्रारंभिक दर। या प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक दर। तो प्रारंभिक दर का मतलब ये रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले उसी समय पर अभिक्रिया की क्या दर थी वो उसकी इनिशियल रेट कहलाती है। इसमें t बराबर कितना समय लिया जाता है, 0। तो t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, वो भी तो शून्य होगी, क्यों अभिक्रिया स्टार्ट ही हुई है, जब समय दे रहे हो तो वो भी शून्य होगी। तो प्रारंभिक रेट जो है वो t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया की जितनी दर होती है वही उसकी प्रारंभिक दर कहलाती है। अब हमने इस लेक्चर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट किया। रेट ऑफ रिएक्शन को कितने वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमने देखा। जिसमें हमने तीनों पढ़े, एवरेज रेट, औसत दर, इंस्टैंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर और इनिशियल रेट। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ रिएक्शंस आपको दे रखे होंगे बुक्स में, उनका एवरेज रेट निकालिए, इंस्टैंटेनियस रेट निकालिए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।